तो ये पता चलता है कि इसमें इंसान के साथ साथ इंसानियत का भी कत्ल हुआ है। बताया जाता है कि एक पत्थर से उसकी मौत की गई है, पर ऐसा नहीं है। उसने कहा मम्मी मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, चप्पल उतार कर गई और उसके बाद फिर कभी लौट कर नहीं आई। फांसी की सजा उसमें जो है हो, तो उस वक्त पता चला कि उनकी वालिदा इस दुनिया में नहीं रही, उनकी 3 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं, और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कोई भी इस दुनिया में नहीं रहे। कि जो टाइम था वो टाइम भी चेंज कर दिया गया था, और टाइम चेंज करने की वजह थी आरोपियों को बचाना। फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। नैना ऑप्टिकल्स, जामत सालिहात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं अब्दुल रहमान। इन दिनों डोंगराले में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत से न सिर्फ मालेगांव शहर शर्मिंदा है, बल्कि मालेगांव शहर समेत पूरा महाराष्ट्र इस वक्त गमो गुस्से में है। लोग जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं और इसका जो आरोपी है विजय खैरनार, उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। कई जगह बंद भी बुलाया गया, मालेगांव शहर में भी पिछले दिनों बंद बुलाया गया था और लोगों का गुस्सा इतना उरूज पे था कि लोगों ने मालेगांव के मकामी कोर्ट का आहनी दरवाज़ा तक तोड़ दिया था और अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने एहतजाज को बतलाने के लिए कोर्ट तक में घुसने की उन लोगों ने कोशिश की थी। मालेगांव शहर समेत पूरे ही महाराष्ट्र में इस घिनौने जुर्म को अंजाम देने वाले विजय खैरनार के खिलाफ गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोग जो है वो फांसी की मांग कर रहे हैं, हर किसी की ज़बान पर फांसी का मुतालबा है। मगर आज बहस इस बात को लेकर है कि क्या वाकई उस शख्स को फांसी दी जा सकती है, क्योंकि 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये मामला जो काफ़ी सुर्खियों में आया था और उस वक्त जो है एक बड़ी बहस हुई थी कि क्या हिंदुस्तान में फांसी की सज़ा को बरकरार रखना चाहिए या उसे ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद जो है फिर कई सारी चेंजेस हुई, कई सारी जो तकनीकी चीज़ें हैं, कानूनी तकनीकी चीज़ों पर बात करने के लिए, क्योंकि हमारी अपनी जो नॉलेज है, हमारी अपनी जो मालूमात है वो महदूद है, तो बेहतर है कि इन कानूनी दुश्वारियों पर बात करने के लिए, इन कानूनी नुकात पर बात करने के लिए किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो कानून का माहिर हो। हमारी नज़रें इंतखाब पड़ी इस वक्त मालेगांव शहर के नौजवान एडवोकेट फैज़ वासिफ साहब पर, जो बड़ी ही बारीकी से अपने केस को लड़ते हैं और तमाम बारीक बारीक पहलुओं को उजागर करते हैं। हमें लगा कि इससे बेहतर जो है उनके अलावा किसी से बात नहीं हो सकती, इसलिए आज मानव समाचार पर हमने उनको बुलाया है। तमाम छोटी छोटी बातों पर हम डिस्कस करेंगे, इसी से मिलते जुलते कई दूसरे मामलात है उस पर भी डिस्कस करेंगे और इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मामले में विजय खैरनार को फांसी हो सकती है, कितनी जो है वो चीज़ों का वो सहारा लेकर बच सकता है और कौन सी चीज़ें हैं जो फेवर करती है उस मासूम बच्ची को कि जिसके कातिल को फांसी होनी चाहिए। फैज़ वासिफ साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल मानव समाचार में। मौका जो है वो बड़ा एक गंभीर है, बड़ा संगीन मौका है और इस मौके पर हमने आपको बुलाया है। जैसा कि मैंने कहा कि आज पूरे महाराष्ट्र समेत हिंदुस्तान भर में फांसी की सज़ा की मांग हो रही है। जो 3 साल बच्ची के साथ जो घिनौनी हरकत जिस मुलजिम ने किया है विजय खैरनार, उसको लेकर फांसी का मुतालबा हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना इन सारे मुतालबात को लेकर के जो है अदालत इस फैसले तक जाएगी या इसमें कुछ दुश्वारियाँ भी हैं। बहुत सारे इससे मिलते जुलते केसेस है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, कितनी दुश्वारियाँ हैं, कितनी आसानियाँ हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो उसको फेवर कर सकती हैं? सबसे पहले आपका और मानव समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से एक दफ़ा मुझे याद किया और आपने ये भी समझा कि मैं इस एतबार से इंटरव्यू देने के काबिल हूँ। तो जब आपने सबसे पहला पहलू इस केस के एतबार से कहा कि जो 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस हुआ था, उस केस से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये जो मामला डोंगराले का हुआ है 16 नवंबर 2025 को दोपहर में 3 बजे डोंगराले गांव में, ये बिल्कुल रेस्ट ऑफ रेयर डॉक्टरिन पर ही बेस्ड है। तो
रही बात बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की, तो ये 16 अगस्त 1982 को इसका जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसमें 5 जजेस का जो बेंच था, जिसमें जो सबसे चीफ जस्टिस थे हमारे, वो चंद्रचूड़ वाई चंद्रचूड़ साहब, PN भागवती साहब, SR सखेरिया साहब, AC गुप्ता और NL उंटवालिया। 5 बेंच में ये चीज़ को लेकर बहुत डिस्कशन था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक कॉर्नर है, वो 4 कॉर्नर्स को क्रॉस नहीं करना है, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्ट्रवेंशन नहीं होना चाहिए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या इसमें कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी देना जायज़ है, या फिर आर्टिकल 21 को मद्देनज़र रखते हुए इसमें जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट अवॉर्ड करना जायज़ है। इस चीज़ को समझने से पहले हमको इस मामले में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो समझना ज़रूरी है। जैसे कि हरियाणा में और चंडीगढ़ में एक गांव में बच्चन सिंह उसकी फैमिली के साथ रहा करता था। फाइनेंशियल क्रंच होने की वजह से और कुछ पर्सनल डिस्प्यूट होने की वजह से जो है वो हमेशा टेंस रहा करता था। तो इस वजह से डोमेस्टिक कुछ उनके बीच में अनबन होने की वजह से वाइफ से उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया और उसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट हुई। आजीवन कारावास भुगतने के बाद में जब वो रिहा हुआ, रिहाई के बाद में उसको किसी ने भी एक्सेप्ट करने से इनकार किया, हर कोई उसको अवॉइड ही कर रहा था। उस वक्त उनके दूर के रिलेटिव जो थे अवतार सिंह, उन्होंने जो है वो उनको अपने साथ रखा, अपनी फैमिली के साथ रखा और उनको अपने घर में पनाह और शरण दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो उनकी फैमिली में और बच्चन सिंह में जो है तनाज़े होते गए, छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होती रही। और बाद में एक रात हुआ यूँ कि उसने अवतार सिंह की वाइफ प्रेम कौर और उसके दोनों बच्चों को जान से मार डाला। जब दूसरे दिन ये बात शहर के लोगों को पता चली, उस गांव के लोगों को पता चली, तो उन्होंने इंस्टेंटली उसके खिलाफ में FIR लॉन्च करवाई उनके हस्बैंड के थ्रू। और वो मामले के अंदर उनको जो है वो लोअर कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वहाँ पर भी उनको जो है कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा हुई। उन्होंने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उसको अपहेल्ड किया, यानी उसको कंफर्म किया। और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट तक वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसको कंसिडर किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखी जाती है कि ये जो केस है, चाहे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो या माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो, निर्भया केस हो, धनंजय चैटर्जी हो या आसिफा बानो बिल्किस बानो का केस हो, इनमें और दूसरे केसेस में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिमिनल मैनुअल के अकॉर्डिंग कुछ फ्रेजेस, कुछ मैक्सिम्स, कुछ इटिमोलॉजी जो है वो उन्होंने सेट फोर्थ की है। जैसे पहली मैक्सिम जो है वो एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मीन सीट्रिया, एक्ट अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम बट इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड। सेकंड जो है वो इन डुबियो प्रो रियो, एवरी एक्यूज शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और थर्ड वन जो है ये काफ़ी फेमस एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, टेटस सेम्पर एस्ट इरारे एक्विटोंडो कॉमन पोनिंडो, टू err is a human being and to forgive is a divine। ये प्रिंसिपल वहाँ लागू होते हैं जहाँ पर माफ़ी की कोई गुंजाइश हो, जहाँ पर कोई जुर्म जो है वो एक हद तक हो जिसमें इंसान का कत्ल हो, इंसानियत का नहीं। पर जब इन मामलों की बात आती है तो ये पता चलता है कि इसमें इंसान के साथ साथ इंसानियत का भी कत्ल हुआ है और इसमें कहीं ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिस बुनियाद पर जो एक्यूज़ है उसको फांसी की सज़ा के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जब आर्टिकल 14 का इक्वालिटी बिफोर जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन इन सर्टन राइट्स रिगार्डिंग दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉमा ETC और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जब डिस्कस करते हैं तो ये भी देखा जाता है कि आरोपी ने जो गुनाह किया है कि हकीकत में उसके लिए एलिजिबल है, क्या हकीकत में वो कातिल है। बट ये जो मामले थे इसमें तीनों कोर्ट ने, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो
या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इन्होंने कंकरेंट फाइंडिंग दिया, यानी एक जैसा ही फैसला सुनाया है। कई दफ़ा इनके विटनेसेस को एग्जामाइन करने का भी एप्लीकेशन दिया गया, एविडेंस को पूरी तरह से प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करने का भी एप्लीकेशन दिया गया, पर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद में कोर्ट ने जो है वो इनको कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी सुनाने का ऑर्डर किया। अच्छा, डेथ पेनल्टी को लेकर और फांसी की सज़ा को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी एक कंफ्यूजन है कि ऐसा कोई प्रावधान, ऐसी कोई प्रोविजन जो है वो सीआरपीसी में यानी अभी का जो BNSS है उसमें है या नहीं है। हकीकत है, ऑब्वियसली है। सेक्शन 354 सब सेक्शन 3 ये बताता है डेथ पेनल्टी, जो अभी सेक्शन 393 सब सेक्शन 3 BNSS का है, जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर कोर्ट को एक प्रॉपर रीजन असाइन करना पड़ता है कि क्यों इसको फांसी की सजा दी जाए, यानी इसको डेथ पेनल्टी दी जाए। तो बच्चन सिंह के अंदर वही मामला हुआ कि को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद में 1982 में 20 जुलाई 1982 को माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी यही हुआ। कुल कलवान गांव में पंजाब में माची सिंह उसकी फैमिली के साथ में रहता था और उसी के साथ वहाँ पर एक अवतार सिंह और उसकी फैमिली भी रिहाइश थी, वहाँ रहते थे। दोनों फैमिलीज़ के बीच बहुत तकरार थी, तनाज़े थे उनके प्रॉपर्टी को लेकर, उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर। तो उस पर एक दिन जो है अवतार सिंह ने ये क्लेम किया और पंचायत में ये कहा कि माची सिंह ने एक ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और वो वहाँ पर रह रहा है। उसको काउंटर करते हुए माची सिंह ने कहा कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, आप इसको कब्जे की ज़मीन नहीं कह सकते। उस पर से अवतार सिंह ने जो है माची सिंह के एक बंदे को मौत के घाट उतारा। उसके बाद माची सिंह ने जो है वो 12 अगस्त 1977 को जो है रात में 1 बजे के वक्त 1:35 पर जो है अपने 11 कंपेनियंस ने अपने 11 साथियों को लेकर अवतार सिंह, उसकी फैमिली, उसके समर्थक, सपोर्टर जितने भी लोग थे उनको 5 अलग अलग विलेजेस में जाकर एक ही रात में उसने जान से मार दिया और मरने वालों की तादाद जो थी वो 17 बताई जाती है। इनिशियली उन पे जो सेक्शन था 302, 302, 201, 34 ये लगे थे। जो अभी के सेक्शंस 103 सब सेक्शन 1 BNS, 385 BNS और 293 BNS ये अभी इम्प्लीकेट होते हैं। उसको भी कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन की बुनियाद पर डिसाइड किया। उसमें जस्टिस थे MP ठक्कर साहब, सैयद फजल अली साहब और A वरदा राजन साहब, तीनों ने कंकरेंट फाइंडिंग देते हुए उसको कैपिटल पनिशमेंट सुनाई। अच्छा, तो जैसे फांसी की सज़ा में फिर एक 1980 बच्चन सिंह वाले मामले के बाद ये एक नया प्रावधान आया, उसमें एक नया अमिटमेंट जो है किया गया कि फांसी तभी हो सकती है जब वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो। मगर अब कैसे हम इसका जो है क्लैरिफिकेशन करेंगे कि ये केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया, कैसे उसको कैटेगराइज किया गया, उस बारे में थोड़ा सा एक तफसील कि किस सूरत में जो है इस केस को इस दर्जे में जो है माना जाए और तब जो है वो फांसी की सज़ा उसमें जो है हो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो होती है उसमें प्रीमा फेसी नज़र आता है कि कितनी ब्रूटलिटी थे, यानी कितनी घृणता से मर्डर किया गया है। उसके बाद में लाश के साथ उन्होंने क्या किया, उसके बाद में एविडेंसेस क्या है, उसके बाद में इनके खिलाफ में आई विटनेस कितने, डायरेक्ट विटनेस कितने हैं, और सारी चीज़ों को देखने के बाद जब मेडिकल रिपोर्ट होता है, मेडिकल रिपोर्ट के बुनियाद पर भी समझ में आता है कि उसकी बॉडी पर इंजरीज कितनी है, किस तरह से मारा गया और मारने की वजह क्या रही है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। रही बात मारने की वजह, ये तो ट्रायल के टाइम कंसिडर की जाती है, पर देखते ही पता चलना कि ये बहुत ही डिटेस्टेबल क्राइम किया गया है जिसको किसी भी तरीके की माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। जैसे उसमें जो है बच्चों के साथ ये अमल किया गया, बुज़ुर्गों के साथ ये अमल किया गया, महिलाओं के साथ ये अमल किया गया। जैसा आपने माची सिंह का बताया कि इसमें जो एक अच्छे मास मर्डर
एक अच्छी खासी तादाद में बैक वक्त जो है लोगों को मारा गया, जैसे जिसमें अजमल कसाब की हम मिसाल दे सकते हैं। इस तरह का ये, या फिर जिसने जुर्म किया है उसके सुधरने के चांसेस क्या है, उसकी मानसिकता क्या थी, उसकी फैमिली बैकग्राउंड या उसका समाज पे क्या असर हुआ, क्या इन सारी चीज़ों को भी इस तरह के कैटेगरी में जो है वो नापा जाता है, देखा जाता है? बिल्कुल देखा जाता है। अगर आप बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस लॉ ले लें, उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए। अगर लोगों के बीच में आक्रोश है, अगर लोगों के बीच में कोई भी संयम नहीं है, तो इससे पता चलता है कि मामले की नौइयत क्या है और इस मामले के पीछे का सीरियसनेस क्या है। अब ये जो बच्चे की हम बात करें डोंगराले की, इसका नाम तो मैं लेना मुनासिब नहीं समझता, पर इसकी उम्र जो थी हकीकत में 4 साल 3 महीने थी। इस बच्ची का इंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि 16 नवंबर 2025 को दोपहर में 3 बजे ये जो विजय संजय खैरनार उर्फ शेखर, ये बंदा उसको चॉकलेट दिलाने के बहाने से ले गया। उसके बाद में वो उसको अपने घर पर ले जाता है, वहाँ पर उसके साथ ज़्यादती करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और उसके बाद में उसके घर की दीवार को लगकर ही बैक साइड में एक टावर होता है, उस टावर के नीचे उसकी लाश को फेंक देता है। जब लाश को देखा जाए, अगर आपने उसके फोटोज़ देखे होंगे, तो ये बताया जाता है कि एक पत्थर से उसकी मौत की गई है, पर ऐसा नहीं है। उसकी बॉडी पर कई जगह पर घाव है, उसकी गर्दन पर घाव है, और ये भी दिखता है कि उसके फेस पर पूरी तरह से रंधा मारा हुआ है, उसका फेस जो पूरी तरह से प्लेन किया गया है। तो ये ब्रूटैलिटी, ये हीनियसनेस, बार्बेरियसनेस और रूथलेसनेस दिखाता है। तो ये हैवानियत जो है, ये जब नज़र आती है तो ये पता चलता है कि ये जो मामला है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जाता है। अच्छा, बड़ी अच्छी तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया। इसमें जो है एक बात आती है, वो आती है जिनसी इस्तेसाल की। अगर हम बात करें मुल्क में कुछ फांसी की जो सज़ा हुई, तो उसमें जो है उन केसेस में भी जो है पीड़िता के साथ जो है वो जिनसी इस्तेसाल किया गया। फिर चाहे मैं बात करूं धनंजय चटर्जी को जो फांसी हुई थी उस मामले में, फिर चाहे जो मैं बात करूं निर्भया की, फिर मैं चाहे बात करूं बिल्किस बानो की, या फिर मैं चाहे बात करूं आसिफा बानो की, चारों केसेस जो है वो अलग अलग हैं। सबसे पहले जो है इस केस में हम बात करेंगे जो पहला हुआ, अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो सबसे पहला जो ये अमल हुआ 1991 में धनंजय चटर्जी का। वो केस क्या था और उसमें जो है क्या हुआ, थोड़ा सा उस बारे में, और कैसे उसको जो है फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है वो माना गया। धनंजय चटर्जी का जो केस है, उसमें जो प्रोसिक्यूटर्स थी उसका नाम था हेतल पारिक जी। वो अपनी बिल्डिंग में जब थी अकेली, उस टाइम पर जो धनंजय चटर्जी था उस पर ऐसा एलिगेशन रखा गया कि उसने बच्चे के साथ जाकर फिजिकल रिलेशंस बनाए और उसी के साथ उसने उसकी मौत वाक़या की। केसेस में ये भी बताया जाता है केस स्टडीज़ में कि एक तरफ उसका जो बॉडी था वो उसके फ्लैट में मिला, और कहीं केस स्टडीज़ में ये भी बताया जाता है कि उसकी जो बॉडी थी वो लिफ्ट के नीचे मिली। बहरहाल शक जो था वो धनंजय चटर्जी पे जाता था बिकॉज वो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। और जब फिर सारी चीज़ों को देखा गया, जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैरी किया गया, उसके दरमियान में पता चला कि जो ब्लड के स्टेन थे, जो सीमेन था, हेमन था, लैबिया मिनोरा, लैबिया मेजोरा, वल्वा, पुरिंडा, पेरिनियम, फॉरशेट, उन सब चीज़ों को डिटेल से एग्जामिन करने के बाद में ये पता चला कि उसका हेमन रैप्चर था और उसके बॉडी पे जो इन्फ्लिक्टेड जो इंजरीज थी वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं थी, वो किसी के मारने पर हुई थी। तो ये सब चीज़ों का जब खुलासा हुआ तो उस टाइम पर प्रोसिक्यूशन को और पुलिस मशीनरी को ये कंफर्म हुआ कि धनंजय चटर्जी ने ही इसका खून किया है। फिर लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये दाखिल हुआ तो उस पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया। उसके बाद में हाई कोर्ट में उसको कंफर्म किया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी कंफर्म किया गया। फिर उसने 2004 में मर्सी पिटिशन भी दाखिल की, उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए उसकी पनिशमेंट को कंटिन्यू किया। ये उसकी अब तक की
मालूमात है और स्टोरी रही है। अच्छा, यहाँ तक उस वक्त कलाम साहब थे, कलाम साहब ने भी जो है वो कोई दया नहीं दिखाई और जो भी फैसला अदालत का था उसको बरकरार रखा। एक चीज़ ये भी है कि ये अमल जिस वक्त हुआ उस वक्त जो है कोई फॉरेंसिक डिपार्टमेंट उस वक्त तक जो है वो उसका तसव्वुर भी नहीं था और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी कि जिसको जो है जैसे आज बड़ी आसानी से जो है पता लगाया जा सकता है, मगर उस वक्त जो है वो पता लगाना इतना आसान नहीं था। तब भी इस केस को जो है इंतहाई संगीन मानते हुए फांसी की जो है सज़ा दी गई। ये मैंने जो है क्यों पूछा है, मैं ये आखिर में एक बार फिर मैं इस पर आऊँगा। इसके बाद जो है एक अमल होता है 2002 के गुजरात फसाद में, जहाँ पर बिल्किस बानो और उनकी फैमिली के साथ उसके इलाके के लोगों के साथ जब ये क्योंकि पूरे फसाद में गुजरात जल रहा था तो ये लोग अपनी जान इज्जत बचा कर ये भाग रहे थे। रास्ते में जो है एक मॉब ने इनको घेरा, इन पर जो है वो गलत जो है चीज़ें कि आपको सब पता है। उस केस में जो है थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, आपके इल्म में क्या है, और उसके बाद इस अमल को जिन्होंने अंजाम दिया उनका अंजाम क्या हुआ। बिल्किस बानो केस में जब वाक़या पेश आया तो CR 59/2002 रजिस्टर हुआ लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में। अब इसको अगर हम डिटेल में समझे तो बिल्किस बानो जी थी वो दाऊद विलेज की रहने वाली थी और 24 फरवरी 2002 को ईद के मौके पर वो अपने वालिद के मकान सिंधवार में अपने फैमिली के साथ यानी अपनी वालदा, अपने हस्बैंड, उनकी जो बेटी थी सालेहा 3.5 साल की और पेट में हमल था, उनके साथ वो ट्रैवल कर रही थी। वहाँ जाने के बाद में 27 फरवरी 2002 को पता चलता है कि अयोध्या से आने वाली ट्रेन जो अहमदाबाद आ रही थी उसके एक बग्गी में किसी ने जो है धमाका कर दिया और उस वजह से अहमदाबाद से लेकर तो पूरे भारत में स्पेशली गुजरात में जो है वो राइट्स हुए। 28 फरवरी के दिन ये राइट्स इतने बढ़ चुके थे कि हर विलेज में जो है इसके असरात देखे जा रहे थे। और 28 फरवरी को जब बिल्किस बानो अपने वालिदैन के मकान पर थी तो उस टाइम पता चला कि अब उनके बचने के कोई चांसेस नहीं। तो उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी वालदा के साथ एक अलग डायरेक्शन में जाएंगी, उनके हस्बैंड और उनके दूसरे रिलेटिव जो एक अलग डायरेक्शन में जाएंगे। तो सब रिलेटिव जो 3 डायरेक्शन में गए। तो जब वहाँ से वो निकले तो डे फर्स्ट पे वहाँ के जो एक्स MLA थे दामरोर, उनके वहाँ पर जो है वो रात में स्टे किया। फिर सेकेंड डे वहाँ से निकल कर वो एक एबोरिजिनल यानी आदिवासी इलाके में गई। वहाँ पर उन्हें वहाँ का पहरावा करके वहाँ पर रात उन्होंने गुजारी। पर उस वक्त पता चला कि 3 मार्च 2002 को जो है वो 2 वाइट कलर की कार में काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर गन्स के साथ, उसके बाद में शार्प वेपन्स के साथ वहाँ पर आए हुए। जाहिर सी बात है प्रेग्नेंट थी, वहाँ से जा तो नहीं सकती थी और वालदा की मजबूरी थी, छोटी बच्ची और अपनी बच्ची को छोड़कर वहाँ से जा नहीं सकती। तो उस वक्त कुछ दरिंदों ने उनके साथ में रेप किया, उनकी वालदा के साथ भी रेप किया और उनके जो हमल था वो हमल भी नहीं उनका डिलीवर हो पाया, ठहर गया। अच्छा, ये जो विलेजर्स थे ये उन्हीं के गांव के थे और बिल्किस बानो जो थी उनको अच्छे से पहचानती थी। तो जब वो बेहोश हो गई तो सेकंड डे जब उनको होश आया तो उस वक्त पता चला कि उनकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, उनकी 3 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कोई भी इस दुनिया में नहीं रहे। उसी वक्त वो फैसला करती है कि FIR दाखिल करनी है और जो लोगों ने ये गलत काम उनके साथ किया उनके खिलाफ में FIR फाइल करना है। उस वक्त लिमखेड़ा में एक होम गार्ड जो थे उनके साथ गए, उन्होंने वहाँ पर सोम सिंह नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को ये कहानी बताई, पर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने इनकी कहानी पूरी चेंज करके अलग तरीके से लिख दी। फिर जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने इसका जिक्र जो है वो CBI से किया। CBI ने इसकी तफ्तीश की और पता चला कि जो स्टोरी इन्होंने बताई और जो हकीकत है वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। और उसके बाद में हुआ यूँ कि इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की गई और उसके दरमियान में ये भी पता चला कि जो टाइम था वो टाइम भी चेंज कर दिया गया था और टाइम चेंज करने की वजह थी आरोपियों को बचाना।
बाद में जब ये मामला गुजरात कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त जो ये एक्यूज थे और उनके रिलेटिव्स थे, वो आए दिन जो बिल्किस बानो है उनको प्रेशराइज करते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, एक तो आप केस पीछे ले लो या फिर हम आपको जान से मार देंगे। उस वक्त बिल्किस बानो ने डिसाइड किया कि वो ट्रांसफ़र पिटीशन दाखिल करेंगी गुजरात कोर्ट में, और फॉर्चुनेटली उनका जो मैटर था वो ट्रांसफ़र होता है बॉम्बे कोर्ट में। और जब एक मामला बॉम्बे कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ तो जो है वो 11 के 11 एक्यूज पर्सनस को जो है वो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट सुनाई गई, और उसी के साथ साथ कोर्ट ने जो है वो बिल्किस बानो को 50 लाख का जुर्माना, एक मकान और नौकरी देने का ऑर्डर फैसला सुनाया। उसको फिर जो है वो एक्यूज़ ने चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद में उसके बाद में जो है वो इनकी पिटीशन को जो है हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया और सुप्रीम कोर्ट तक ही कंफर्म हुआ। दरमियान में ऐसा हुआ कि गुजरात माफ़ी निधि एक 1992 में एक वहाँ का लोकल एक एक्ट कह सकते हैं आप उनको, तो उसके अंतर्गत जो है ये जितने भी आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी किया गया। और जब इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो पता चला कि गुजरात माफ़ी निधि में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि इस तरह के जुर्म करने के बाद भी आरोपियों को छोड़ दिया जाए, बिकॉज अगर 2 या 2 से ज़्यादा किसी ने मर्डर किए हो या फिर किसी ने रेप किया हो तो उनको बाइज्जत बरी किया ही नहीं जा सकता। पर इन्होंने चालाकी करते हुए ये बताया कि ये जो हमने फैसला सुना ये 2014 के मुताबिक नहीं, जो अमेंडेड है, हमने 1992 के मुताबिक ये फैसला सुनाया है, जिसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। पर जब उसको डिटेल में देखा गया तो ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज़ का हर पहलू से पूरी तरह से स्टडी करने के बाद में जो है वो फैसला सुनाया कि जो भी एक्यूज पर्सन है उनको 2 वीक के अंदर जो सरेंडर होना है और उनको वापस जेल जाना होगा। ये बिल्किस बानो के मामले की पूरी मालूमात ऐसी है। अब बिल्किस बानो के मामले को हम देखें तो बर्बरता तो यहाँ पर भी थी, और एक ये था कि एक वक्त में कई लोगों को मार दिया जाना। मिसाल के तौर पर मैंने अजमल कसाब की बात की थी, हालांकि वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ी साजिश थी और उसका वो अंजाम होना था जिसका कोई भी सपोर्ट नहीं करता। मगर जैसे इस तरह के केसेस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये भी होता है कि एक जो है मास मर्डर जो है उसको भी कंसीडर किया जाता है इसमें। तो अब एक साथ जैसे बिल्किस बानो के जो 3 साल की बच्ची थी उसका सर पत्थर से कुचल दिया गया, उसको मार दिया गया। उसके बाद उसकी सास का, दीगर औरतें जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी, उन सब का जो है वो रेप किया गया। इसमें एक होता है कि मंसूबाबंद तरीके से अगर कोई जुर्म किया जाए तब भी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है। मंसूबाबंद तरीके से इन लोगों को जो है बेइज्जत किया गया और उसके बाद कई लोगों की हत्या कर दी गई। तब जो है इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में क्यों नहीं गिना गया, क्यों इसकी जो सुनवाई जो है मान तो रहे हैं कि बर्बरता हुई है, मगर जो है इस जुर्म को जो अंजाम जिन लोगों ने दिया उन लोगों को जो है आम केस की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो कौन सी क्या कमी रह गई एक टेक्निकली आपकी के ज़रिए से मैं जानना चाहूँगा, जो कमी फांसी तक मामला नहीं पहुँचा? कमी तो कोई भी नहीं रही, हर तरीके से हर चीज़ को फॉलोअप किया गया और बिल्किस बानो ने ऐसी कोई भी कमी और गुंजाइश नहीं छोड़ी जिस बुनियाद पे जो एक्यूज पर्सन से उनको जो है वो बाइज्जत बरी किया जाए। अच्छा, रही बात ये कि कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दी गई, उनको फांसी की सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई, तो इसमें जस्टिस को पूरा राइट होता है, उनको डिस्क्रिशनरी और इनहेरेंट पावर होती है कि वो जजमेंट सुनाए। अच्छा, जजमेंट के मायने ये नहीं होता कि आप फैसला सुनाओ, जजमेंट मतलब जजमेंट यानी अंदाज़ा लगाना होता है। कोर्ट अंदाज़ा लगाता है। आप देखते हैं
कि जहाँ पर जैसे बच्चन सिंह का ही आप ले लो, उसमें 5 जूरीज का पैनल था जिसमें 4 एक तरफ थी और पीएन भागवती साहब एक तरफ थे। तो हर किसी का अंदाज होता है और हर किसी का फैसला करने का, केस को डिसाइड करने का, केस को स्टडी करने का और केस पर फैसला सुनाने का एक मुख्तलिफ तरीका होता है। तो उस बुनियाद पर उन्होंने जो है वो फैसला सुनाया। अब रही बात इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट ही क्यों नहीं सुनाई, तो ये कहना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस का है। उसमें रह गए थे कि इसके लिए मैं पहलू तो पर हमको कोई एतराज़ नहीं है, कुछ ऐसे कुछ पहलू क्या रह गए थे जो कि हालांकि आपने जब पहलू की बात करी थी तो आपको बता दूं, जब बॉम्बे कोर्ट में मामला चल रहा था तो फैसला सुनाते वक्त बाकायदा जो इसमें सोम सिंह इंस्पेक्टर था और जो झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल किया गया था, ये दोनों को भी सज़ा सुनाई गई थी। ये दोनों को भी उसमें आरोपी बताया गया कि जो नाइंसाफ़ी इन्होंने की उस चीज़ को भी इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, दोनों को भी उसमें सज़ा सुनाई गई थी। अब आगे बढ़ते हैं एक और केस की तरफ, निर्भया केस। जाहिर सी बात है कि किसी भी बच्ची के साथ इस तरह का, किसी भी बहन के साथ इस तरह का अमल किया जाए तो हर वो इंसानियत जिस दिल में है वो जो है अपोज करेगा, उसको दर्द होगा। भारत में भी जो है उसका एक उदाहरण देखने को मिला, यहाँ तक कि हमने पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही बदल दी और ऐसी बदली कि आज तक जो है फिर उस वक्त की जो हुकूमत थी जिनके इक़्तिदार में मामला हुआ था, फिर आज तक वो इक़्तिदार से दूर रहे। ऐसा भी हुआ कि आवाम चाहे तो वो इक़्तिदार भी बदल सकती है, आवाम का अपना फैसला। यहाँ पर जो है फिर कुछ लोगों को जो है वो फांसी की सज़ा हो जाती है और कुछ जो उस वक्त नाबालिग थे शायद कि उनको उसका भी एक कुछ बेनिफिट भी मिला और कुछ लोगों को इसमें शायद के कुछ लोगों को जो है उम्र कैद की भी सज़ा। ये पूरा केस क्या था, थोड़ा सा आप इस बारे में। निर्भया केस जो है ये मामला 16 दिसंबर 2012 का है। ये निर्भया जो थी, इनका नाम ज्योति सिंह था। एक मूविंग बस के अंदर सफ़र कर रही थी। उस टाइम कुछ अज्ञात इसम आके, जिनका नाम बाद में रिवील हुआ, मुकेश, पवन, विनय कुमार, अक्षय कुमार सिंह ETC, तो ये लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए सेक्शुअल इंटरकोर्स किया, रिपीटेड सेक्शुअल इंटरकोर्स किया और उसकी बॉडी को जो उन्होंने बहुत दर्दनाक तरीके से वहाँ पर छोड़ दिया। अच्छा, इनकी जो एज थी निर्भया की, ये 23 साल थी उस वक्त। ये कोई माइनर भी नहीं थी। बावजूद इसके इसमें कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा सुनाई गई और ये मामला इतना हीनियस था और इतना सीरियस था कि दिल्ली जैसे सिटी में ऐसा मामला इसके पहले कभी हुआ नहीं था। तो हर पहलू को बहुत डिटेल से, बहुत माइन्यूटली देखा गया, उसको स्क्रूटिनाइज किया और बाद में लोअर कोर्ट से लेकर तो सुप्रीम कोर्ट तक जो है, तीनों कोर्ट ने जो है इसको फांसी की सज़ा कंफर्म की थी। अच्छा, उसके कुछ अरसे के बाद जो है कश्मीर में कठुआ में एक मामला होता है जहाँ पर आसिफा बानो जो कि बकरवाल समुदाय से जो है वो बिलोंग करती है, वहाँ पर इस बच्ची को मुसलसल 6 से 7 दिन जो है अपने ताबे में रखा जाता है, कब्ज़े में रखा जाता है, नशीली दवा दी जाती है। इसके साथ जो है कई लोग, जिसमें कुछ कानून के लोग भी थे जिनका ताल्लुक़ जो है कानून से भी था, पुलिस वाले भी थे, वो लोग भी इसमें शामिल थे। जिस मामले में जिन लोगों ने इस जुर्म को अंजाम दिया और बच्ची की जो हत्या कर दी गई, उस जुर्म में भी जो है कुछ लोगों को जो है बजाय डेथ पेनल्टी के उन लोगों के भी जो है वो उम्र कैद की सज़ा होती है। कुछ लोगों को उसका बेनिफिट, कुछ लोगों को सबूत ना मिलने की वजह से भी कुछ लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। कुछ जो है नाबालिग भी थे, उनको भी जो है वो उसका बेनिफिट मिलता है। वो केस के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो केस क्या था और क्या इस तरह के केसेस को भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं गिना जा सकता था? बिल्कुल गिना जा सकता था। आसिफा बानो जो थी वो 8 साल की छोटी सी मासूम बच्ची थी। जम्मू और कश्मीर के कठुआ विलेज में वो रहती थी। जब वो रास्ते से चल रही थी तो कुछ लोगों ने उसको एबडक्ट किया, इन्हें उसको अगवा किया। अगवा करने के बाद में वहाँ के एक रासोई विलेज के एक लोकल टेम्पल में उसके साथ उसको ड्रग्स देकर उसके साथ कई दफ़ा उन्होंने रेप किया
रेप करने के बाद में जो है काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस उस जगह पर उन्होंने छोड़ दिए जिसकी बुनियाद पर वो फांसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल थे। बावजूद इसके, अब आपको एक बात ये बता दूं कि हम ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिसको हम लोअर कोर्ट कहते हैं हाई कोर्ट की कंपैरिजन में, इन्होंने इसमें डेथ पनिशमेंट सुनाई और इसमें इन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। ऐसा क्यों? हमेशा जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका जो डिटेल में डॉक्यूमेंट का कंपाइलेशन होता है, उसका जो कंप्लायंस होता है हर सेक्शन का, उसको डिटेल में करने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस प्रोसिक्यूशन की होती है। कई दफ़ा ये भी होता है पुलिसों की कम इल्म की वजह से या फिर इग्नोरेंस की वजह से या फिर कई बार कुछ इन्फ्लुएंस की वजह से इसमें काफ़ी कमियां छूट जाती है, जिस वजह से एप्रिसिएशन जो होता है डॉक्यूमेंट्स का, एविडेंस का, उसमें कोर्ट को ये नहीं लगता कि इसको जो है फांसी की सज़ा देनी चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अंदर डेथ सेंटेंस जो है और में कहा गया है। इनिशियली जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ पेनल्टी है। तो अगर इनिशियली देखा जाए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हर मामले में दिया गया है, पर जहाँ पर मजबूत मजबूत गवाह है और मजबूत एविडेंसेस है, वहाँ पर जो है वो इस तरीके की पनिशमेंट दी जाती है। अच्छा, तो इस मामले में जो जिनसी इस्तेसाल के मामले में हमने आपसे अलग अलग 4 केसेस की जो है तफसील आपसे जानी, फिर चाहे वो जो है धनंजय चटर्जी वाला मामला हमने बताया, उसके बाद बिल्किस बानो का मामला रहा, निर्भया का मामला रहा, उसके बाद आसफा बानो का मामला रहा। 2 केसेस में जो है वो फांसी की सज़ा होती है, 2 केसेस में जो है वो उम्र कैद की सज़ा होती है। इसमें डिसाइड जो है वो कोर्ट को करना होता है कि कौन से मामला जो है वो इंतहाई संगीन है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है जिनमें फांसी की सज़ा हो, और कुछ जो है इस कैटेगरी में जो है वो नहीं आते। अब मालेगांव का जो मामला है, हमने ये पूरे 4 केसेस की जो है पूरा एक निचोड़ जो है हमने जाना। अब इन 4 केसेस की रोशनी में डोंगराले का जो मामला है उसको देखा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, लागू होती है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, और कौन सी चीज़ें ऐसी है कि शायद जिसका जो है मुलजिम को जो है फ़ायदा मिल जाए। इसका एक निष्कर्ष, एक नतीजा जो है आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस मामले में हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ना हम जज हैं ना आप जज हैं आप, मगर आप चूँकि कानून के बेहतरीन जानकार हैं तो हमसे बेहतर जो है आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आखिरी का फैसला जो है वो कोर्ट का ही होगा। देखिए, प्रिमा फेसाई जो भी एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन ने कलेक्ट किए हैं और देखते ही पता चलता है कि इसमें आरोपी के बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है और ना ही ऐसा है कि इसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उसने बहुत संगीन, बहुत घिनौना और बहुत ही कातिलाना जुर्म किया है। इसके अलावा अगर आप इस एफआईआर के सेक्शंस देखेंगे तो सेक्शंस भी प्रॉपरली इन्होंने इम्प्लाई किए हुए हैं। सेक्शन 66 और सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस एंड सेक्शन 4 और 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट। अगर आप सेक्शन 66 देखेंगे बीएनएस का, वो है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ एंड रिजल्टिंग इनटू परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, जिसके अंदर पनिशमेंट क्लियर कट मेंशन किया हुआ है डेथ का। उसके अलावा 103 अगर देखेंगे पनिशमेंट फॉर डेथ, उसके अंदर भी वही पनिशमेंट फॉर मर्डर, उसके अंदर भी पनिशमेंट अप टू डेथ दिया हुआ है। अब रही बात सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6 जो पॉक्सो एक्ट का है, सेक्शन 4 जो है पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसका सेक्शन 2 इसमें लागू होता है बिकॉज बच्ची जो 16 साल के नीचे थी, उसमें 20 साल से ज़्यादा सज़ा और उसमें अप टू डेथ का प्रावधान दिया हुआ है। और सेक्शन 6 अगर आप देखेंगे पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सीवियरली डेफिनेशन मेंशन है कि इसमें आरोपी को डेथ का प्रावधान दिया गया है। तो अगर हम सेक्शन 66 देखें, सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 देखें या सेक्शन 6 देखें पॉक्सो का, ये तीनों सेक्शंस बताते हैं कि इसने किस लेवल का घिनौना और संगीन जुर्म किया हुआ है। अभी हम देखें तो ये 16 नवंबर 2025 को दोपहर में 3 बजे वाकया पेश आया, जब इस
आरोपी ने, इस दरिंदे ने बड़े ही घिनौने तरीके से उस बच्ची का जो है वो कत्ल किया और उस बच्ची की लाश को जो है वो मोबाइल टावर के पास फेंक दिया। जब वहाँ पर पुलिस मशीनरी पहुंची तो उन्होंने देखा कि बच्ची के बॉडी पर कई तरीके के घाव के निशानात हैं। बच्ची का फेस भी पूरी तरह से फ्लैट कर दिया गया है और उसके अलावा जो है जब 3 से 4 घंटे के बाद बच्ची की लाश मिली तो उस टाइम पता चला कि उस पर कई एनिमल्स के दांतों के निशान भी है। फिर इस चीज़ को अगर हम इस पहलू से भी देखें कि क्या इनकी कोई पुरानी राइवलरी थी, कोई दुश्मनी थी, कोई आपसी रंजिश थी, तो वैसे भी कोई मालूमात अब तक नज़र नहीं आती है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें कोई डिले भी नहीं है। एफआईआर जो लॉन्च हुई प्रॉम्प्ट एफआईआर है, इसमें कोई डिले नहीं, कोई आफ्टर थॉट या प्री लिक्विडेट एफआईआर नहीं है। सेकेंड डे एफआईआर, सेम डे एफआईआर लॉन्च हुई और सेकेंड डे को उसको 1:52 को अरेस्ट किया पुलिस स्टेशन डायरी 5/2025 के अकॉर्डिंग। फिर इनिशियली उसको 4 दिन की पीसी मिली, फिर हमारे सीनियर हम लोग उसमें अपीयर हुए, उनको 7 दिन की पीसी मिली और उसके बाद में फिर से 4 दिन की पीसी मिली, जो अब कल तक की उनको पीसी मिली हुई है। तो अगर इसके हम हर पहलू को देखें तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि इस आरोपी का कोई मेजर रोल नहीं है या फिर इस आरोपी को फंसाया जा रहा है। इस आरोपी ने ही ये गुनाह किया है, इसका प्राइमरी, इसके खिलाफ में सारे सेक्शन जो इम्प्लाई होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। और इसी के साथ साथ आरोपी ने कबूल भी किया है कि हाँ ये घिनौना अपराध मैंने किया। इससे आगे बढ़कर आपको कुछ मालूमात दे दूं कि जब 3 बजे के वक्त पर बच्ची को ये लेकर गया और उस टाइम पर मालूमात मिली कि बच्ची आधे घंटे से घर पर नहीं है, तो बच्ची की वालदा और बच्ची की आंटी जो थी वो घर पर थी, वालिद साहब और अंकल लोग कहीं बाहर गए हुए थे। तो जब मालूमात ली तो पता चला कि ये जो आरोपी विजय खैरनार है, ये बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने से ले गया। ये इतना शातिर था कि चॉकलेट दिलाने के बाद में वो बच्ची को कहा कि तू घर पर बोल के कि मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, यानी उसके हाथ में पता चले कि चॉकलेट है। वो बच्ची घर पर गई, उसने कहा मम्मी मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, चप्पल उतार कर गई और उसके बाद फिर कभी लौट कर नहीं आई। 20 से 25 मिनट के दरमियान में इस विजय खैरनार ने बच्ची के साथ रेप भी किया, उसको जान से भी मारा, उसके ऊपर कई घाव भी किए और उसकी बॉडी को उसके घर के बैक साइड के कंपाउंड में फेंक भी दिया। और जब लोगों को भनक लगती तब तक ये वो उसके घर में जाकर कपड़े चेंज कर कर नहा धोकर बाहर आकर खड़ा हो गया और उनके साथ में बच्ची को ढूंढने लगा। उसने गांव के लोगों से कहा कि आप मुझे बच्ची का फोटो सेंड करो और हर कोई बच्ची के मिसिंग का एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपलोड करो। और उसी के साथ साथ जो है वो जब बच्ची को ढूंढा करते थे गांव के अलग अलग इलाकों में, तो जहाँ पर इसने बच्चे को फेंका हुआ था ये कहता था कि वहाँ पर मैं देखता हूँ। 1 से 2 दफ़ा जब ये जा गया उसने यही कहा कि यहाँ पर बच्ची नहीं, आप कहीं और देखो। और मजबूरी में कहीं लोगों को कॉन्ड्यूट पाइप में, ड्रेनेज में, वहाँ के वेल में, कुएं में जाकर बच्ची की लाश को तलाशना पड़ा। और बाद में जब 5:30 बजे के वक्त पर गाँव के कुछ लोग वहाँ पर गए उस मोबाइल टावर के पास, तो उन्हें पता चला कि बच्ची तो यही है। तो इस तरीके का वो शातिर मुस्लिम साबित होता है क्योंकि उसने गुनाह करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई रंजिश और कोई सिकंज नहीं थी। वो लोगों के साथ ढूंढने लगा और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा और लोगों को बताने लगा कि बच्चे की लाश यहाँ नहीं कहीं और है, ताकि लोग मिसलीड हो जाए और उसको वक्त मिले और वो बच्ची की बॉडी को डिस्पोज करे। और बाद में कुछ लोगों से ये भी मालूमात मिली कि वो बच्ची को टुकड़े टुकड़े कर कर एक ऐसी जगह फेंकना चाहता था जहाँ किसी को पता न चले और इस पर कोई शक और शुबा की गुंजाइश न रहे। कहने का मतलब ये कि बर्बरता की सारी हुदूद जो है उसने नांग ली थी। इसमें मंसूबा भी नज़र आता है, इसमें बर्बरियत भी नज़र आती है और इसमें हर वो चीज़ नज़र आती है जो साबित करती है कि ये केस जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसमें जो है फांसी से कम की सज़ा जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि सारी चीज़ें जो है मुल्जिम के जो कि तकरीबन मुजरिम ही है उसके ख़िलाफ़ में सारे जो है ये मामलात आते हैं। अब जो है इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है गठन जो है वो तकरीबन वो तय है और उसके बाद जो है सीनियर वकील उज्ज्वल निकम की भी इसमें जो है करीब जो अपॉइंटमेंट हुई, एंट्री होने वाली है। अब जो जिस तरीके से लोगों को का गमो गुस्सा इस चीज़ को लेकर है
आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कि अब कितने इत्मीनान और सुकून और कानून के ऊपर भरोसा रखने की उनको ज़रूरत है, और कानून को हाथ में लेने की अब ज़रूरत और गुंजाइश जो ख़त्म हो चुकी है? देखिए, इसमें तो डेथ सेंटेंस यानी कैपिटल पनिशमेंट तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉक्सो का जो सेक्शन 32 है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि एक ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए जिसको 7 साल या उससे ज़्यादा का तजुर्बा रहा हो। तो उस बुनियाद पर जो है एडवोकेट उज्ज्वल निगम साहब की जो अपॉइंटमेंट की गई है। और दीगर जो भी इससे एक्ट से चाहे BNS हो या उसके अंदर के जो सेक्शन से 302 हो गया, अभी IPC के हम ले लें क्योंकि BNS के सेक्शन समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 302 हो गया, 399 हो गया, और रेप हो गया, डिकॉइटी हो गया, 376 हो गया, 392 से 94 हो गया। इसमें जिम्मेदारी होती है सरकार पक्ष के ऊपर कि वो ये साबित करे कि मुजरिम ने गुनाह किया हुआ है, मुजरिम को मुजरिम साबित करे, ये सरकार पक्ष के ऊपर डिपेंड होता है। पर पॉक्सो की जो प्रोविजंस है उसके सेक्शन 29 के हिसाब से जो प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस में ऐसा बताया गया है कि ये एक्यूज पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को सेव करिए, उसको प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये किसी भी हालत में एक्यूज वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर सकता। उसके बाद में सेक्शन 32 हो गया। सेक्शन 27 जो है एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम बाय मेडिकल ऑफिसर, तो वुमेन जो होगी, वुमेन डॉक्टर के थ्रू इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन लाजमी होती है सेक्शन 27 के हिसाब से, और सेक्शन 29 के हिसाब से प्रिजम्पशन है, और सेक्शन 17 जो है वो अबेटमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ों का इसके अंदर जो है प्रॉपरली उसको फॉलोअप करना लाजमी है। तो जो आपने सवाल किया कि अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलेगा, तो ये करस्पॉन्डेंस तो हुआ है CM साहब के साथ में, तो उन्होंने भी कहा है, उन्होंने आश्वासन एश्योरेंस दिया है कि इसको बहुत तेज़ी से चलाया जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और मुमकिन है कि आने वाले कुछ ही अरसे में जो है वो एक्यूज को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और कि अब जैसे कल कोर्ट में जो है आरोपी को हो सकता है फिजिकल लाया जाए या हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे भी हालात बने कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि पुलिस रिमांड के लिए जितना एक वक्त दरकार होता है, मेरी मालूमात के हिसाब से 15 दिन जो है काफ़ी होते हैं। 15 दिन से ज़्यादा किसी भी आरोपी को जो है वो पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। अब कल तकरीबन जो 15 दिन जो है वो मुकम्मल होने में आए हैं। पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि लोगों को लगा था कि पुलिस कस्टडी की वजह उसको MCR दे दिया गया है, जिसका रिएक्शन ये हुआ था कि वो गेट के जो है वो हानि गेट को जो है तोड़ दिया गया था, लोग गुस्से में आ गए थे। अब कल जो आखिरी पीरियड 15 दिन का वो भी ख़त्म हो रहा है। अब जाहिर सी बात है ऐसी सूरत में अब पुलिस को तहकीक की कोई गुंजाइश भी नहीं बची है। सारी सबूत जो है पुलिस के पास है। पुलिस जो है वो रिमांड उसका तकरीबन वो मियाद पूरी हो चुकी है, और अब जो है वो मजिस्ट्रेट कस्टडी में जाना है, उसका MCR होना है। अब उसको जो है वो सेंट्रल जेल जो है वो भेजना ही पड़ेगा। ऐसी सूरत में आप लोगों को क्या बताएंगे, जो ये गलतफहमी जो उस वक्त पैदा हो गई थी, वो गलतफहमी कल मुब्तला ना हो, उस गलतफहमी मुब्तला ना हो, और कल जो है हालात जो है वो नॉर्मल बने रहें, इसके लिए जो है आप लोगों से क्या कहेंगे? जो आपने कहा कि 15 डेज़ का जो पीरियड है कल कंप्लीट होने वाला है, यानी कि पुलिस का PCR का पीरियड ख़त्म हो गया है, तो ये प्रोविज़न पहले था CRPC में, बट अभी चेंज हो गया है BNSS में। अब पुलिस कभी भी किसी भी स्टेज पर PCR बढ़ाकर मांग सकती है, भले आरोपी MCR में भी हो, उसके बावजूद भी अगर वो सेंट्रल जेल में भी हो उसके बावजूद भी उसको PCR में ले सकती है, मज़ीद तहकीक के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कुछ ज़रूरी अगर उनको रिकवरी डिस्कवरी या सीजर हो उसके एतबार से उनकी PC की डिमांड कर सकती है। काफ़ी लोगों में ये आक्रोश रहा है कि अगर वो नासिक चला जाएगा तो बेल के लिए अप्लाई करेगा। अभी आप मोहम्मद कैफ का ही मामला ले लो जी, लगभग 2 साल का पीरियड अभी होने को है। MCR में जाने के बावजूद भी, चार्जशीट आने के बावजूद भी उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल किया, एडवोकेट शिशिर हिरे ने, बावजूद इसके उनका बेल जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो MCR में जाना इसका मतलब बेल मिल जाना ऐसा नहीं होता, बेल के लिए इंटाइटल होता है, पर वो भी उस मामले में जहाँ पर गुंजाइश हो। ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आता है, तो इसमें कोई गुंजाइश का सवाल ही पैदा नहीं होता।
और रही बात, ये मामला इतना संगीन है कि इसमें सीएम से लेकर बड़े बड़े मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काफ़ी मिनिस्टर तो मालेगांव आकर विजिट भी कर चुके हैं। तो ये मामला जो है दूसरे मामलों से बड़ा मुख्तलिफ तरीके से चलेगा और मुमकिन है कि बहुत जल्द इसकी ट्रायल कंक्लूड होकर उसको जो है कोर्ट सही फैसला सुनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी तफसील से आपने बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात की। और आम इंटरव्यू के मुकाबले में ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं मैराथन इंटरव्यू रहा, काफ़ी तवील रहा, मगर इसमें जो है वो सारी चीज़ें लोगों तक जाना ज़रूरी थी। जो चीज़ें जानने का एक आम को, आवाम को जो है वो हक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मानव समाचार से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब एडवोकेट फैज़ वासिफ साहब, और इन्होंने बड़ी तफसील से जो है हमसे गुफ्तगू की, मालूमात जो है शेयर की। हम लोगों ने अलग अलग केसेस को यहाँ पर जाना और ये जानने की कोशिश भी की कि किस केस में लोग जो है उनको उम्र कैद की सज़ा मिली, किस केस में जो है लोगों को फांसी की सज़ा मिली, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है उसकी कैटेगरी क्या है उसको भी यहाँ पर जनाब वाला ने डिफ़ाइन किया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये थोड़ा सा तवील मगर मालूमात भरा जो इंटरव्यू है बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार किसी और मौजू के साथ। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।